अच्छी तरह से परिचित हैं कि सूर्य के बिना जीवन के बारे में सोचना संभव नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए ये हमारी प्राचीन परंपरा, भारत की प्राचीन परंपरा, यद्यपि ये सूर्य नमस्कार योग का अंग नहीं रहा, ये व्यायाम का अंग रहा है हमारी परंपरा के अनुसार, परंतु जैसे जैसे श्वास को हम अपने शरीर के इन 12 आसनों के साथ जब सिंक्रोनाइज करके इसका अभ्यास करते हैं तो ये 12 के 12 आसन हमें बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग, एक एक अंग का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। आपने मलखंब भी सुना होगा। ये हमारी प्राचीन पद्धति थी व्यायाम की, और आज इसको योग में सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि अगर आप एक एक जो मंत्रों के साथ, जब आप प्रथम मंत्र जैसा उन्होंने कहा मित्राय नमः, ये सूर्य भगवान के नाम हैं, 12 के 12 नाम हैं और 12 के 12 ये आसन हैं। इन 12 के 12 आसनों को अपने श्वास के साथ अगर आप सिंक्रोनाइज करके आप इसका अभ्यास करते हैं तो मुझे लगता है कि दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में आपका संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है, आपका पूरा का पूरा अभ्यास हो सकता है। शर्त एक ही है कि जब कभी भी आप इस अभ्यास को करें तो आपका श्वास प्रश्वास, आपके शरीर की जो जो गति हो रही है, जो जो मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए, और ये इसलिए लाभदायक है। एक एक आसन, चाहे वो किसी भी प्रकार का, हाँ, यदि किसी को हर्निया हो या किसी को कोई अल्सर हो या किसी ने कुछ उस प्रकार का कोई ऑपरेशन करवाया हो, सर्जरी करवाई हो, तो उन आसनों को आप अवॉइड कर सकते हैं। और बुजुर्गों के बारे में क्या ख्याल? बहुत ही सुंदर कहा हमारे योग में तो, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा दुर्बलो आर्थितो पिबा। इसको कोई भी कर सकता है, परंतु इतना ही है कि ये किसी के पहले शुरुआत में किसी अच्छे व्यक्ति के समक्ष, जो कि जानकार हो, उनकी जानकारी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर की मर्यादा अपनी अपनी होती है। उस शरीर की मर्यादा को ध्यान में रख करके ही ये अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मर्यादा शरीर की ध्यान में रखते हुए एक बात महत्वपूर्ण है कि वो श्वास प्रश्वास और शरीर की मूवमेंट, इसको एकदम सिंक्रोनाइज करना चाहिए। तो बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं। ऐसा कहा गया, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा दुर्बलो, दुर्बल भी कर सकता है, आर्ततो अभिभा, कोई रोगी भी कर सकता है। तो कोई भी कर सकता है इस अभ्यास को। शर्त एक ही है, इसका लाभ अगर उठाना है तो आपको एक एक आसन में कम से कम 5 बार अपना श्वास प्रश्वास, दीर्घ श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना, उसके बाद दूसरे आसन पे जाना। ये अगर करते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ होगा श्वास प्रश्वास को सिंक्रोनाइज करना। बहुत शुक्रिया सर, आपके जो वार्ता है, हमें उम्मीद है कि जो लोग योग सिर्फ कुछ ही क्षणों के लिए करते हैं फिर वापस नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं अपने जीवन काल में, वो आगे चल के आपके वार्ता से, इस संवाद से उनको कुछ ज्ञान मिला होगा और वो आगे चल के इसको एक रूटीन में ढालेंगे, ये उम्मीद हम रखते हैं। द्वितीय पर्याय को आसवा दर्शक बंधु एवं द्वितीय पर्याय आमे आपनकु योगा प्रोटोकॉल बाबद रे कहबू। आयुष मंत्रालय द्वारा विधिबद्ध भाव में योगा प्रोटोकॉल सामना को आसीथिला एवं योगर गोटे सीरीज बाबद रे मध्य अवगत करा जायथिला। हुए तो आपण मानक भितरे बहुत लोक ए बाबद रे जानी थिबे, बहुत लोकन को ए बाबद रे सम्यक ज्ञान थिबा एवं किछि लोक ए बाबद रे जानी नथिबे। तो आज योग प्रोटोकॉल बाबद रे आमे आपनकु सविशेष कहबू एवं तार डेमोन्स्ट्रेशन भी हबो। मु अनुरोध करिबी आम सहित स्वामी सत्य चैतन्य जी अछंती। स्वामी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि योगा प्रोटोकॉल के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि ये है क्या और क्यों ये आया, मंत्रालय में भी आया, इसको स्वीकृति मिली और इसका गुरुत्व हमारे जीवन में और योगाभ्यास में स्पेसिफिकली क्या है। योगा प्रोटोकॉल
कोई भी चीज जब हम करते हैं, पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं कि उसको बार बार करना होता है और निरंतर लंबे समय तक करना है, और एक भाव के साथ, एक सम्मान के साथ जो भी करते हैं वो फलित होता है। तो प्रोटोकॉल भी इसी तरीके से बनाया गया जिसमें हर तरीके के आसन, खड़े होके, बैठ के, लेट के, हर तरीके के आसन डाले गए और हर आसन का अलग अलग एक प्रयोग है, हमारे इस पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होता है। और उसको करना, हर तरीके के आसन भी करना जरूरी, क्योंकि जब हम खड़े होके करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर मसल्स, अंग हमारे वो स्ट्रेच होते हैं, जब बैठते हैं तब दूसरे, जब लेटते हैं तो कोई और मसल्स हमारे स्ट्रेच होते हैं, हमारा शरीर स्ट्रेच होता है। अब इस सब के बाद अगर हम प्राणायाम ना करें, ध्यान ना करें, तो वो अधूरा है। ऐसा कहते हैं कि जैसे भोजन बनाया, सब कुछ किया, लेकिन खाया नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि ये सब आसन एक साथ उनको किया जाए, और उसके बाद प्राणायाम, जब भी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जब आसन करते हैं, तो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं ब्लड में। जब प्राणायाम करते हैं तो श्वासों के द्वारा ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये हम पूरी तरीके से, जो प्रोटोकॉल जो बनाया गया है उसको पूरी तरीके से फॉलो करने से, और अगर हम रेगुलर करते हैं, ये आसन रेगुलर करते हैं, तो हमारे दिनचर्या में हमें इसका असर समझ में आएगा, इसको और हम अच्छे से इसको महसूस कर पाएंगे जब लंबे समय तक हम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम लोग जब ये प्रोटोकॉल करेंगे तो इसको याद रख के रेगुलर हम सब ये कर सके। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर प्रतिभा श्री से पुनर्बार कि वो ये जो डेमोन्स्ट्रेट पूरा प्रोटोकॉल को करे, और हमारे बीच जितने भी योगी यहाँ पे हैं जो योगाभ्यास में शामिल हुए हैं वो इसको फॉलो करें।